Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Banju मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर जो बच्चे हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जिनका विषय होम साइंस है, ये उनके लिए है। ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 13 जून को होना निर्धारित हुआ है। आज जो है आप लोगों का पेपर सेकंड का हम मॉडल पेपर लेकर आए, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 जो है आप लोगों का करा चुके हैं। जो बच्चे हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसमें हम अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न को शामिल किया हुआ है। और आज आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यानी चारों लॉन्ग क्वेश्चन को हमने लेकर आया है। यहाँ पे पेपर का नाम है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करिए। ठीक है, मार्गदर्शन करिए कहिए या निर्देशन कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मार्गदर्शन का संबंध मानव की प्रत्येक अवस्था तथा उस अवस्था के विभिन्न पक्षों से होता है, क्योंकि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। अतः इस प्रक्रिया की पूर्णता एवं प्रभावशीलता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। जोन्स ने अपनी पुस्तक में निर्देशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का वर्णन किया है। देखिए, जीवन की चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, हर अवस्था में क्या होता है, निर्देशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब आइए देखिए सिद्धांत क्या जोन्स ने दिया। तो पहला सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि मानव की जन्मजात रुचियों, रुझानों और योग्यताओं में महान अंतर होता है। ठीक है, मानव की यानी सभी मानव की जो रुचियां होती हैं वो क्या है, एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, उनके रुझान भी अलग होते हैं और उनकी जो योग्यताएं होती वो भी क्या होती, अलग अलग होती हैं। दूसरा क्या है, जन्मजात योग्यताओं में विशिष्टता का अभाव होता है। ठीक है, जो जन्मजात योग्यता यानी जो जन्म से योग्यता है उसमें क्या होती है, उसमें जो है विशिष्टता के अभाव पाया जाता है। तीसरा क्या है, आपका जीवन प्रायः समस्यापूर्ण रहता है। बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याएं दूसरों की सहायता के बिना प्रायः नहीं सुलझाए जा सकती। देखिए, जीवन जो होता है वो क्या है, आपका समस्याजनक होता है, समस्या से भरा होता है। और बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि क्या है, आप खुद नहीं सुलझा सकते, उसके लिए क्या है, गाइडेंस की आवश्यकता या निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक विद्यालय निर्देशन संबंधित समस्याओं की जो है पूर्ति कर सकते हैं। इस समय वर्तमान में जो भी स्कूल विद्यालय चल रहा है उसमें क्या है, आपको गाइडेंस जो है प्राप्त हो सकता है। पांचवा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि निर्देशन का मूल उद्देश्य सलाह देना मात्र नहीं है, बल्कि प्रगति से है। छठवां सिद्धांत क्या है आपका कि भिन्न भिन्न व्यवसायों में तथा उनके आवश्यक योग्यताओं में तालमेल होना क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो देखिए, निर्देशन का मूल उद्देश्य क्या होता है, सलाह देना मात्र नहीं होता है, बल्कि क्या है, उस व्यक्ति को जो है प्रगति की ओर ले जाना, मतलब प्रगति मतलब उसका विकास हो सके, इसके लिए काम करता है। अब आइए देखिए डब्ल्यू.सी. रिडल के अनुसार भी उन्होंने भी जो है सिद्धांत दिया था। तो पहला सिद्धांत उनके अनुसार क्या है, डब्ल्यू.सी. रिडल के अनुसार, तो देखिए निर्देशन व्यक्ति से एक व्यक्ति और समूह के एक सदस्य के रूप में संबंध रखता है। जो निर्देशन होता है वो व्यक्ति से निर्देशन क्या है, व्यक्ति से एक व्यक्ति, ठीक है, मतलब और क्या है, समूह के सदस्य के रूप में क्या है, संबंध रखता है। यानी एक व्यक्ति से उस व्यक्ति के सारे समूहों को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है, उससे रखता है। फिर दूसरा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके इससे महत्व प्रदान करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके क्या है, इसे महत्व प्रदान करना। जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की जो मतलब कैटेगरी हो या सोचने की जो क्षमता हो, कार्य करने की क्षमता हो या रुचियों की क्षमता हो, ये सब चीज़ क्या हो, मतलब एक जैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना अलग अलग सब चीज़ का जो है नज़रिया अलग अलग होता है, तो इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर क्या है, निर्देशन बालक के
प्रत्येक पक्ष से संबंधित रहता है। ठीक है, निर्देशन ऐसा नहीं है कि बालक के एक ही पक्ष से संबंधित है। निर्देशन क्या है, बालक के सभी पक्षों से संबंधित होता है। निर्देशन व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, न कि केवल कुछ समायोजितों के लिए। यह एक बचाव पूर्ण निदानात्मक एवं उपचार प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो निर्देशन क्या होता है, सिर्फ एक निर्देशन जो है निर्देशन व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि गाइडेंस सिर्फ जो है कुछ समायोजित, यानी जो सिर्फ डिसबैलेंस वाले लोग हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है। जो सही है उनके लिए भी निर्देशन है, और जो कुछ समायोजित व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी निर्देशन होता है। पांचवा सिद्धांत देखिए क्या है। पांचवा सिद्धांत है कि निर्देशन प्रायः बालक की रुचि एवं समायोजन से संबंधित होता है। छठवां देखिए, परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्श देना एक सुरुचिपूर्ण प्रक्रिया है। सातवां क्या, निर्देशन बाहर से दी जाने वाली प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करने के योग्य हो सके। ठीक है, निर्देशन क्या है, पहली बात तो हमको ध्यान देना है कि निर्देशन जो है बाहर से दी जाने वाली प्रक्रिया मात्र नहीं, बल्कि क्या है, ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर व्यक्ति क्या हो अपनी मदद वो स्वयं कर सके। फिर अगला हमारा क्या है, अगला सिद्धांत देखिए, निर्देशन मंद किंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निर्देशन जो होता है वो धीरे ही गति से चलता है, लेकिन वो निरंतर चलता है। ऐसा नहीं है कि अभी चला फिर 10 दिन बाद रुका, फिर चला फिर 10 दिन रुका, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें कंटिन्यूटी जो है बनी रहती है। ठीक है, अगला क्या है, निर्देशन देने वालों में निर्देशन संबंधित व्यावसायिक गुणों का पाया जाना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं होता है, निर्देशन जो देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, उनमें क्या है, उनमें जो है व्यावसायिक गुण का जो है पाया जाना जो है सही माना जाता है। फिर क्या है आपका 10वां क्या है, निर्देशन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्ण संगठन एवं व्यवस्था एक अनिवार्य दिशा में जो है चलती रहती है। 11वां क्या, निर्देशन एवं उपदेश परस्पर पूरक क्रियाएं होती हैं। जैसे निर्देशन है और उपदेश क्या है, एक दूसरे से जो है मिले रहते हैं। फिर क्या है, 12वां सिद्धांत क्या है, निर्देशन आत्मबोध और आत्मविश्वास को विकसित करता है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि निर्देशन मानव के ऊपर थोपी जाने वाली कोई बाहरी प्रक्रिया, सुझाव या उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अपरोक्ष सहायता है जो बालक या व्यक्ति को आगामी परिस्थितियों में सुनिश्चित व स्पष्ट स्वर्ण निर्णय की योग्यता को जन्म देते या उसे प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि निर्देशन जो किसी व्यक्ति पर जो है थोपा नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है, बल्कि मतलब अपरोक्ष तरीके से जो उसकी सहायता की जाती, ताकि वो भविष्य में अपने जो भी मतलब उसका लक्ष्य हो वो उसको प्राप्त कर सके। 13वां हमारा क्या है, निर्देशन जो होता है छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहभागी कार्य होना चाहिए। निर्देशन क्या है, छात्र मतलब सभी का जो है एक क्या है, सहभागी मतलब सहयोग का कार्य होना चाहिए। तो देखिए निर्देशन का कार्य किसी एक प्राणी तक सीमित नहीं है। निर्देशन का कार्य किसी एक प्राणी तक सीमित न होकर क्या है, मतलब वह समस्त अभिकरणों द्वारा ही जो है संभव है। यदि ऐसा नहीं होगा तो निर्देशन और प्रभावी तथा अप्रभावी हो गया यहाँ पर। ठीक है, अप्रभावी तथा निष्फल हो जाएगा, क्योंकि निर्देशन प्रक्रिया में अपनाए गए मापदंडों का प्रभावशाली प्रशिक्षण निर्देशन एवं मूल्यांकन के इन अभिकरणों द्वारा ही क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 14वें सिद्धांत की। आइए देखिए अब हम 14वें सिद्धांत की ओर बात करते हैं। 14वां सिद्धांत क्या है, तो देखिए निर्देशन सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो निर्देशन ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंडिविजुअल विकास में वो काम करे, वो बल्कि क्या है सभी सर्वांगीण विकास मतलब सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक सभी जितने विकास होते हैं सभी में क्या है गाइडेंस या निर्देशन जो है आपका क्या होता है, सहायक होता है। देखिए निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। हम जानते हैं कि निर्देशन के कार्य का प्रारंभ किसी विशिष्ट समस्या के संदर्भ में होता है, फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होना है।
व्यक्ति की विशिष्ट समस्या का संबंध उसके संपूर्ण व्यक्ति से होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व होगा, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। अब आइए देखिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, परामर्शदाता के गुणों एवं कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए परामर्शदाता में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक होता है। पहला आपका क्या है, पहला जो है उसका व्यक्तिगत समायोजन, ठीक है। व्यक्तिगत समायोजन का मतलब क्या हुआ कि वो पर्सनल कैसे समायोजित कर सकता है अपने आप को। तो देखिए यहाँ पर क्या, परामर्श का कार्य काफ़ी जटिल है और परिश्रम का है। परामर्शक को विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कार्य प्रार्थी को स्वयं और परिस्थितियों में समायोजन कराना ही है, इसलिए उसे पहले स्वयं समायोजित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो काउंसलर करने वाला जो काउंसलिंग करने वाला काउंसलर होता है वो क्या, वो तो एक व्यक्ति से तो मिलेगा नहीं, हजारों तरह व्यक्ति के मिलेगा, और हजारों व्यक्तियों का नेचर क्या है, हजारों तरह से होंगे, ठीक है। कोई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बहुत ख़राब हो सकता है। तो उसमें क्या है, अपने आप को एडजस्ट करने का जो है मतलब हुनर होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। फिर क्या है आपका पारस्परिक संबंध। तो देखिए यहाँ पे क्या, प्रार्थी की समस्या और उसके कारणों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता को अनेक व्यक्तियों से मित्रवत संबंध बनाने पड़ते हैं। तो जो पारस्परिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि उनका संबंध क्या हो, मधुर वाला हो। तीसरा क्या है, नैतिकता। परामर्शक का चरित्र और उसके नैतिक गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। उसे अपने कामों में प्रार्थी का विश्वास प्राप्त करना होता है। प्रार्थी अपनी कमजोरी, गलत कार्य, बुरी आदतें, व्यक्तिगत बुराई तभी बताता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि परामर्शक स्वयं अच्छे चरित्र का और उच्च नैतिक गुणों वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है काउंसलर जो वही काउंसलिंग अच्छा कर सकता है जिसमें क्या हो, वो अपनी अच्छा चरित्र वाला हो, अच्छा नेचर वाला हो। ये क्या है, ये प्रार्थी को एहसास होना चाहिए, तभी प्रार्थी क्या है अपनी जो भी डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स मतलब अपने अवगुणों को क्या कर सकता है, परामर्शक के सामने रख सकता है। अगला हमारा क्या है, नैतिक गुण। नैतिक गुण में देखिए क्या है, परामर्शदाता समाज में एक विशेष स्थान रखता है। वह अपने कार्य के संबंध में अनेक व्यक्तियों से मिलता है, विभिन्न व्यक्तियों, स्थान, संस्थाओं आदि से सूचनाएं एकत्रित करता है। सूचनाओं प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने व्यवहार गुणों से दूसरों को प्रभावित कर सके। अगला हमारा क्या है, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है आपका, परामर्शक एक सामाजिक कार्य है, ठीक है, परामर्श एक सामाजिक कार्य है। परामर्शक अपनी सामाजिक कुशलता से समाज में स्थान बनाता है और समाज का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है। इसके बदले में उसे समाज का सहयोग क्या है, प्राप्त होता है। छठवां क्या है, कर्मनिष्ठा। प्रारंभ में परामर्शदाता को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती, परंतु धीरे धीरे वह सफल होता जाता है। परामर्श एक ऐसा कार्य है कि उसके परिणाम शीघ्र दिखाई नहीं देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है जैसे कि जो परामर्श यानी काउंसलिंग का जो कार्य होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है, उसमें रिजल्ट तुरंत सामने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है रिजल्ट जो है सामने आते हैं। और इसलिए क्या है परामर्शदाता को अपने काम के प्रति क्या है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं चलो जाने दो, नहीं रिजल्ट मिला तो हमको इस पर काम ही नहीं करना है। फिर क्या है समर्पण की भावना, यानी परामर्श कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना रखनी चाहिए। कार्य के लिए अनेक कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कार्य में क्या होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। आठवां क्या है आपका संवेदनशील। प्रार्थी समस्याग्रस्त होता है, उसे किसी प्रकार की मानसिक या सामाजिक कठिनाई होती है, उसकी अपनी कमजोरी भी होती है। वह अपनी समस्या को समझता है और उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं होती हैं।
इन सीमाओं के कारण वह चाहकर भी अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर पाता है और परामर्शदाता को उसके प्रति क्या है, संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कि बहुत से व्यक्ति जो ऐसे होते हैं, परिवार की वजह से भावनाओं में बंधे रहते हैं, ठीक है, तो परिवार भी गलत करता है, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हम इस परिवार से अलग हो गए तो हमारा क्या है, परिवार जो है बिखर जाएगा। तो वो क्या है, वह मतलब जो है उनके लिए एक समस्या, वो चाह कर भी क्या, इस समस्या से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसा अगर काउंसलर को प्रार्थी अगर बताता है तो क्या है, काउंसलर को भी क्या है, यानी परामर्शदाता को भी क्या होना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब आइए देखिए, नवा सिद्धांत हमारा क्या है, लचीलापन। तो देखिए, लचीलापन में आप लिख सकते हैं कि लचीला परामर्शक का जो व्यवहार, परामर्शक में क्या है, लचीलापन का गुण होना चाहिए, ताकि वह हर किसी के समस्या को सुन सके और उसका जो है निवारण निकाल। अगर कठोर रहेगा तो कोई भी क्या है, कोई भी जो है प्रार्थी परामर्शक के पास नहीं जाएगा। फिर क्या, दूरदर्शिता का मतलब होता है कि दूर तक देखने वाला, मतलब यहीं पर तुरंत निर्णय न ले, ऐसा निर्णय वो ले, ऐसा वो काउंसलिंग करे किसी का कि उसका आने वाला जो भविष्य भी क्या हो, वो मतलब सुधर सके। फिर क्या, निर्णय लेने का उत्तरदायित्व जो काउंसलर है यानी जो परामर्शक है उसके अंदर क्या हो, निर्णय लेने का जो है उत्तरदायित्व होना चाहिए। फिर क्या, आकर्षक व्यक्तित्व, यानी जो काउंसलर है उसका क्या है, व्यक्तित्व जो है आकर्षक वाला होना चाहिए, ताकि वो मतलब हर किसी को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर ले। तो देखिए, ये सब क्या है, ये परामर्शदाता के गुण थे। अब आइए देखिए, परामर्शदाता के कौशल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कौशल में क्या है, पहला पॉइंट जो है आपका सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब क्या है कि जो परामर्शक हो वह मतलब सक्रिय मतलब बहुत एक्टिव होकर जो है प्रार्थी का जो है मतलब तकलीफ़ जो है, या यूँ कह सकते हैं उसकी समस्याओं को क्या करे, सुन सके और उसका निवारण जो है बहुत जल्दी करने की कोशिश करे। सहानुभूति, ठीक है, जो परामर्शक के अंदर यह भी कौशल होना चाहिए कि उसका नेचर क्या होना चाहिए, सिंपैथी वाला होना, यानी प्रार्थी के किसी भी समस्या का वो मजाक न उड़ाए, बल्कि उसके साथ क्या है, सहानुभूति के साथ खड़ा रहे। फिर क्या, सही सवाल पूछने की क्षमता, ठीक है, परामर्शक के पास यह क्वालिटी होनी चाहिए, यह गुण होना चाहिए कि वह प्रार्थी से जो है क्या है, सही सवाल पूछ सके। फिर क्या, धैर्य और खुले विचार वाले, परामर्शक के अंदर यह भी कौशल होना चाहिए कि उसके साथ उसके पास जो है मतलब पेशेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या, उसकी जो थॉट हो, उसके जो विचार हो, उसकी जो थिंकिंग हो, वो बहुत खुला ओपन माइंड का होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, गंभीर सोच और विश्लेषणात्मक कौशल, परामर्शदाता के अंदर क्या हो, मतलब बहुत गंभीरता वाला सोच रखना चाहिए, और मतलब किसी भी चीज़, किसी भी समस्या का एनालिसिस वो बहुत अच्छा से कर सके, इसको भी देखना चाहिए। फिर क्या है, गोपनीयता और नैतिक जागरूकता, परामर्शक के पास यह भी कौशल होना चाहिए कि वह किसी भी प्रार्थी की जो भी समस्या है उसको क्या कर सके, वो गोपनीय रह सके और नैतिक जागरूकता जो है समाज में फैलाने की कोशिश कर सके। ये सब क्या है, ये जो 6 है ये आपके स्किल हो गए और 14 जो है आपके सिद्धांत हो गए। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, किशोरावस्था शारीरिक, हार्मोनल और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का एक संवेदनशील दौर है। इस अवस्था में पहचान के संकट और मस्तिष्क के तेजी से विकास के कारण किशोर विभिन्न मानसिक विकारों के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार निम्नलिखित हैं। पहला क्या है आपका, अवसाद। किशोर में लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी और दैनिक गतिविधियों में रुचि का खत्म होना इसके मुख्य लक्षण हैं। वह खुद को अकेला और बेकार महसूस करते हैं। तो देखिए, अवसाद का मतलब क्या होता है, अवसाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो जैसे कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है, किशोर को मतलब न तो हम किशोर जो है अपने आप को क्या है, न तो बालक समझता है, और बल्कि उसके जगह पर क्या है, वो अपने आप को वयस्क समझता है। और घर के जो बड़े लोग जो होते हैं तो वो क्या, उनकी बातों को मतलब बच्चों में लेते हैं, यानी उनका जो है अहमियत दे देते हैं। तो किशोर क्या है, इस पर जो सोचते हैं कि नहीं, हमको हर निर्णय में माता पिता या घर के अलग जो मेंबर है वो शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर जो है
चिड़चिड़ापन हो जाता है और अपना जो शरीर में जो हार्मोनस चेंजेस होते हैं वो किशोर उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है उनके जो खाने पीने की जो आदतें होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती है प्रभावित होती है, जिसके कारण क्या होता है उनको ऊर्जा की कमी हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो दैनिक गतिविधियों में भी क्या है रुचि उनका जो है कम होने लगता है और वो क्या है लास्ट में अपने आप को अकेला और बेकार समझने लगते। दूसरा क्या है आपका चिंता विकार। तो चिंता विकार में क्या है, यह किशोरों में सबसे आम मानसिक समस्याओं में से एक है। इसमें चिंता, सामाजिक चिंता और पैनिक अटैक शामिल है। तो देखिए इसमें क्या होता है जो किशोर होते हैं वो मतलब अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ठीक है। उनको सामाजिक चिंता भी लगी रहती है। कभी कभी क्या होता है घर में जो है उनका तिरस्कार होता है तो उससे और वो जिसके कारण वो क्या है सोसाइटी में अपने आप को जो है मतलब ढाल नहीं पाते या यूं कह सकते हैं कि वो सामाजिकरण नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में भी वो अपने आप को चिंता और क्या जब उनको कोई भी बात बुरी लगती तो तुरंत क्या है पैनिक हो जाना, मतलब बिल्कुल हाइपर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब भी आपके जो है मानसिक विकार से संबंधित होता है। तीसरा क्या है खान पान संबंधित विकार। तो अपने शरीर के आकार वजन को लेकर अत्यधिक चिंता करना इसमें शामिल होता है। इन जो किशोर होते हैं या किशोरी जो होती हैं वो अपने शरीर में अचानक से जो परिवर्तन होता है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होता है उसकी वजह से क्या है वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और इसके कारण किशोर भूखे रहना पसंद है, फास्टिंग रहना पसंद करने लगते या कभी कभी क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाकर उल्टी करते हैं, जिसे बुलिमिया कहते हैं। बुलिमिया जो होता है ये भी एक मानसिक विकार है जिसमें लड़कियां क्या करती हैं अपने आप को फिजिकल मेंटेन करने के लिए जो है वो आवश्यकता से अधिक खा लेती हैं, फिर क्या है मुंह में उंगली डालकर फिर उल्टी कर लेती है। इसी को क्या है बुलिमिया कहते हैं। जैसी खतरनाक आदतों के क्या होते हैं शिकार हो जाते हैं, यानी जो चेंजिंग होता है उससे वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए ये जो है उल्टी सीधी आदतें क्या है उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं और कहीं ना कहीं क्या है ये भी मानसिक विकार से संबंधित होती है। अगला हमारा चौथा क्या है मादक द्रव्यों का सेवन। देखिए तनाव, साथियों के दबाव या जिज्ञासा के कारण किशोर शराब, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों की लत का शिकार हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो है कि कभी कभी क्या होता है आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोगों के घर में जैसे भाई लोग या अगल बगल आस पड़ोस में क्या होता है वो लड़का जैसे कोई चीज़ नशा नहीं करना चाहता लेकिन जिस सोसाइटी में उसका दोस्ती हो गया है यानी फ्रेंड सर्कल में वहाँ पे क्या है वहाँ पर अगर उनके दोस्त लोग जो अगर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या पान गुटखा खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा एक पहली बार में तो नहीं होगा लेकिन दूसरी बार में क्या हो सकता है वो भी सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों का जो है सेवन करने लगते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आज क्या है जैसे शराब, गुटखा, पान जो है वो क्या है हमारे शरीर को धीरे धीरे जो है टॉक्सिक बनाता है, धीरे धीरे वो जहर का काम करता है। लेकिन लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि नहीं ये क्या स्टेटस मेंटेन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी क्या होता है ये भी कहीं ना कहीं क्या है एक मानसिक जो है विकार के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी चीज़ है जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचा सकती तो वो कैसे स्टेटस को मेंटेन कर सकती, लेकिन एक मेंटालिटी बन चुकी है कि नहीं ये चीज़ें मतलब बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई ऐसा हो अगर आपने टॉप किया है तो उस ओकेजन पर जो है मतलब ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है तो कोई भी चीज़ जो जहर है तो वो जहर ही है, वो धीरे धीरे आपके शरीर को ख़त्म करेगा, अचानक से नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब ये चीज़ें भी क्या होती किशोरों में जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। जैसे आप यूँ कह सकते हैं अभी क्या है जैसे कि एक कहा जाता है ना, एक कहावत है आपने सुना होगा कि जो है अगर वाराणसी के लोग हैं अगर वो गाली से बात न करें तो वो बनारसी नहीं है। अब क्या हुआ यूट्यूब पर इसको बहुत तेज़ी से वायरल कर दिया गया। अब जितने भी किशोर और किशोरियाँ हैं वो क्या है वो सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा फैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने
जो है सब अपने जुबान से गलत शब्द निकालते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, आप किसी ग्रह को प्रभावित करते हैं। वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें आपके रूटीन में आ सकती है, तो फिर सामने कौन व्यक्ति खड़ा आप इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है डीमेरिट है तो डीमेरिट हैं, उसको अपने जीवन में कभी नहीं लाना चाहिए। अगला क्या है हमारा 5वां, देखिए व्यवहार और आक्रामकता संबंधित विकार। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें नियम को तोड़ना, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, लगातार चिड़चिड़ा रहना शामिल होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो किशोर होते हैं उनमें हार्मोन्स चेंजेस होने के कारण क्या है, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे अब के पेरेंट्स क्या है, बहुत अवेयर है। पहले आज से 20-25 साल जो पेरेंट्स जो रहते थे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच के रहते थे, लेकिन आज क्या है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जैसे पॉकेट मनी देते, बीच बीच में जो है उन्हें क्या चाहिए इस सब चीज़ों को भी क्या करते, बीच बीच में वो पूछते रहते हैं। यानी पूरी तरह से सपोर्ट में जो है खड़े रहते हैं ताकि बच्चों को कोई चीज़ का कमी ना हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, बच्चे जो हैं वो मतलब दूसरे को देखकर सोचते हैं कि नहीं, अगर सामने वाले बंदे के पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं। ठीक है, और इससे भी उनकी जो है पॉकेट मनी फुलफिल नहीं हो पाती तो दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, हाँ, नुकसान पहुंचा कर लेना। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं जो है मानसिक विकार के जो है कारण होते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, द्विध्रुवी विकार। मतलब इसमें क्या है कि इसमें किशोर की मनोदशा बहुत तेज़ी से मनोदशा में अत्यधिक बदलाव आते हैं। कभी कभी वो बहुत ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं तो कभी एकदम गहरे अवसाद में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अचानक से वो एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर क्या अचानक से गहरे सदमे में हो जाएंगे। अगला क्या 7वां क्या, सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार। इसमें क्या, इस स्थिति में किशोर में भावनात्मक अस्थिरता, खुद को नुकसान पहुंचाना और रिश्तों में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। ये देखिए आपका जो है किशोरावस्था में क्या क्या उनके मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लिए। अब आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आप लोगों का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परामर्श की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, विशेष रूप से संस्कृति के संबंध में। यानी आपको जो है मतलब आवश्यकता को कौन प्रभावित कर रहा है, लेकिन संस्कृति के आधार पर इसको जो है मतलब एक्सप्लेन करना है। तो देखिए परामर्श की आवश्यकता मुख्य रूप से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, व्यक्तिगत चुनौतियों, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करती है। संस्कृति के संदर्भ में यह आवश्यकता व्यक्तियों के मूल्यों, पारिवारिक ढांचों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज के दृष्टिकोण द्वारा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से चीज़ों को जो है प्रभावित करता है। तो परामर्श की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका सामाजिक कलंक। ठीक है, तो कई संस्कृतियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं या भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्तिगत कमजोरी या पाप के रूप में देखा जाता है। इस सामाजिक सोच के कारण लोग जल्दी से पेशेवर परामर्श लेने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब देखिए मतलब ऐसा सामाजिक भ्रम होगा यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक भ्रम के कारण, यहाँ भाई नहीं होगा, भ्रम के कारण लोग क्या है जल्दी जो है पेशेवर के साथ जो है परामर्श लेने नहीं जाते हैं। तो ये भी क्या एक तरह से जो है उनके दिमाग में ये भर गया। अगला प्रश्न अगला जो है आपका क्या है, सामूहिकता बनाम व्यक्तिवाद। यानी समूह और व्यक्तिवाद क्या होता है। तो देखिए भारतीय जैसी संस्कृतियों में परिवार और समुदाय को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत समस्याओं को परिवार के भीतर बड़ों द्वारा सुलझाने की परंपरा होती है जो है। ठीक है, तो यानी जो है अब हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है, अगर कोई समस्या हो गई तो उसको जो है एक्सपर्ट यानी काउंसलर के पास न जाकर क्या है बड़ों के द्वारा जो है सुलझा दिया था। और वहीं पर व्यक्तिवाद क्या है, तो देखिए पश्चिमी समाजों में व्यक्तिगत पहचान को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वहाँ स्वतंत्र रूप से परामर्श लेने की प्रवृत्ति अधिक सामान्य
हो जाती है। अगला हमारा क्या है, पारिवारिक भूमिकाएं और दबाव। तो परिवार में बदलती लैंगिक भूमिकाएं, जैसे कामकाजी महिलाओं के सामने दोहरी जिम्मेदारियां या संयुक्त परिवार जो है प्रणाली के विघटन से उत्पन्न तनाव परामर्श की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, पहले क्या था, पहले जो है थोड़ा ज्वाइंट फैमिली थी, ठीक है, तो उतनी समस्याएं नहीं आती थी। लेकिन आज क्या है, सिंगल फैमिली होने की वजह से अगर महिला वर्किंग है तो वहाँ पे क्या है, समस्याएं आ सकती हैं, जिसके कारण वो क्या है, वो मैनेज नहीं कर पाती। तो यहाँ पर क्या है, तनाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, परामर्श की आवश्यकता होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास, लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर मनोवैज्ञानिक के बजाय धार्मिक नेताओं, गुरुओं और पारंपरिक उपचारकों की ओर रुझान रखते हैं। यह परामर्श प्रक्रिया और उसकी आवश्यकता को काफ़ी प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर काउंसलर की ज़रूरत है तो उसमें क्या है, पूजा पाठ करके, ठीक है, गुरुओं के पास जाकर जो है ये सब चीज़ों को जो है बढ़ावा देते हैं, न कि काउंसलर को। अगला हमारा क्या है, भाषा और संचार। तो भाषा का अंतर या अपनी भावनाओं को अपनी स्थानीय बोली में व्यक्त न कर पाना परामर्श की दिशा तय करता है। अक्सर अनुवाद के दौरान सांस्कृतिक बारीकियां भी क्या होती हैं, बहुत इस पे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इसका भी क्या है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आर्थिक स्थिति और समाजीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ मानसिक तनाव पैदा करती हैं, जो सीधे तौर पर परामर्शक की आवश्यकता को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये 4 क्वेश्चन हमने आप लोगों का 2025 का हमने इसमें सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, आज की क्लास और शाम तक कोशिश रहेगी कि एक क्लास और आप लोगों को दे दूं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन करेगी। ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग है, और जो लास्ट ईयर में हमने जो कुछ मॉडल पेपर कराया था उसको भी आप लोग पढ़ के और करके जाइएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।